लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एक परमानेंट सोल्यूशन सोचा, वो ये कि आसमा का ही मर्डर कर दिया जाए और इसके लिए उसके सर को धड़ से अलग करना तय और उसकी बेटी का डीएनए दोनों से मैच करता था। लेकिन इमरान ने इस मर्डर का जो मोटिव बताया वो ना तो प्रॉपर्टी थी और ना ही अफेयर। हमारी आज की खोज शुरू करने के पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वो ये कि यदि आप एक डिटेक्टिव होते तो एक सर कटी लाश का केस कैसे सॉल्व करते? क्योंकि आज का जो हमारा केस है वो कुछ इसी तरह का है। जब मुंबई पुलिस को भुलगांव बीच पर एक डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है और जब पुलिस वहां पर जाती है तो वो नज़ारा देखकर ही हैरान हो जाती है। वो डेड बॉडी एक ट्रैवलिंग बैग में थी और जब उस ट्रैवलिंग बैग को खोला गया तो उस बॉडी का सर ही नहीं था। उस बॉडी के इनिशियल इंस्पेक्शन से पता चला कि वो बॉडी 30 से 35 साल के किसी फीमेल की है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उसे आइडेंटिफाई करना और पुलिस को उस बॉडी के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके, सिवाय एक चीज़ के। पुलिस को उस डेड बॉडी के हाथ में मेहंदी दिखाई दी जो कि यूजुअली मुस्लिम कम्युनिटीज की महिलाएं लगाती हैं। इसके अलावा वो बॉडी देखकर एक और चीज समझ आ रही थी कि ये बॉडी 3 से 5 दिनों तक पानी में थी। इसका मतलब इसके हाई चांसेस है कि वो बॉडी इस बीच पर नहीं फेंकी गई थी और वो कहीं और से आई थी। लेकिन पुलिस इस चीज के लिए श्योर नहीं थी। अब इसके पीछे 2 रीजन थे। पहला ये कि अगर इसे कहीं और फेंका भी गया होगा तो कहाँ फेंका गया है, इस चीज का पता लगाना नामुमकिन था, क्योंकि यू जस्ट कांट प्रिडिक्ट कि पानी का स्पीड कितना होगा, पानी किस स्पीड से किसी चीज को बहा रही है। और दूसरा ये कि यदि ये बॉडी इसी बीच पर फेंकी गई थी तो भी पुलिस को ये बॉडी जल्दी नहीं मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि ये लॉकडाउन का समय था। इसका मतलब कि लोग अपने घर में बंद थे तो बहुत जल्दी किसी ने इस बॉडी को देखा ही नहीं होगा। इसके बाद पुलिस ने इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 टीम्स बनाई। पहली टीम का काम यह था कि वो आसपास के पुलिस स्टेशंस में सारी की सारी मिसिंग कंप्लेंट्स को ढूंढे, छान मारे और अगर इस बॉडी के डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता कोई मिसिंग कंप्लेंट आए तो वो खोज के निकाले। और दूसरी टीम का काम था इस बॉडी का सर ढूंढना। इसके लिए वो आसपास के इलाकों को खोजने वाले थे। पहली टीम ने अपने इस खोज की शुरुआत आसपास के पुलिस स्टेशन से की। उन्होंने वहां कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेंट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें वहां सफलता नहीं मिली तो उन्होंने अपनी खोज को पूरी मुंबई के पुलिस स्टेशन तक ले गए, यहां तक कि गुजरात बॉर्डर्स के पुलिस स्टेशन तक भी। लेकिन जब फिर भी कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इसके बाद अपनी उस खोज को पूरे इंडिया तक लेकर गए। इस खोज को पूरे इंडिया तक ले जाने के लिए मुंबई पुलिस को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क का सहारा लिया। अब ये नेटवर्क क्या चीज़ है? ये नेटवर्क इंडियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 14,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन शामिल हैं जो अपने केसेस शेयर करते हैं, जो केसेस सॉल्व हो चुके हैं वो भी, और जिन केसेस की कंप्लेंट्स आई है, एफआईआर आई है वो भी। तो हाई चांसेस थे कि यहाँ पर मिसिंग कंप्लेंट मिल सकती है। 14,000 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन की मिसिंग कंप्लेंट खंगालने के बाद भी मुंबई पुलिस को ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली जो कि इस डेड बॉडी के डिस्क्रिप्शन से मैच होती हो। इसके अलावा पुलिस की जो पहली टीम थी जो कि डेड बॉडी का सर ढूंढने का काम कर रही थी, उन्हें भी कुछ सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर बड़ा सवाल तो ये था कि क्या ये केस शुरू होते ही खत्म हो जाएगा? लग तो यही रहा था, क्योंकि एट द एंड पुलिस ने जितने भी सारे सबूत जमा किए थे उन्हें और डीएनए सैंपल्स को प्रिजर्व करके साइड में रख दिया था। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने इस केस की डिटेल्स आसपास के 200 से ज़्यादा पुलिस स्टेशंस के साथ शेयर कर दी थी और साथ ही क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क पर भी अपलोड कर दी थी, इस उम्मीद के साथ कि अगर फ्यूचर में कोई मिसिंग कंप्लेंट आती है तो वो उसे मैच करवा के देख सकें। लेकिन इस उम्मीद के साथ साथ 1 साल बीत गया और ये केस भी ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात ये थी कि मुंबई पुलिस के साथ साथ इस केस में एक और आदमी था जो अपनी खोज कर रहा था, और वो था जुनैद। जुनैद अपनी शादीशुदा भतीजी को ढूंढ रहा था जिससे उसने करीब पिछले 1 साल से बात नहीं की थी, और उसकी भतीजी के ससुराल वालों ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्होंने उसे बोला कि तुम्हारी भतीजी किसी और के साथ भाग गई है और अब हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जुनैद इस बात को मानने को ही रेडी नहीं था
और वो जल्द से जल्द अपनी भतीजी से मिलना चाहता था, लेकिन वो रहता था कर्नाटक में और अभी लॉकडाउन के चलते वो मुंबई आ ही नहीं पा रहा था। और जैसे ही लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस कम हुए वो सबसे पहले मुंबई आता है और मुंबई आकर उसे पता चलता है कि उसके भतीजी के ससुराल वालों ने तो अपना ठिकाना ही बदल दिया है। वो पहले नाला सोपारा एरिया में रहते थे, लेकिन अब पता ही नहीं वो कहाँ है। वो अपनी भतीजी के पति को कई बार कॉल करता है, लेकिन वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठाता है। इसके बाद जुनैद एक नया नंबर लेता है और अपनी भतीजी के सास को कॉल करता है और किस्मत से इस बार वो फ़ोन उठा लेती है। फ़ोन पर वो बताती है कि हाँ, वो लोग नाला सोपारा से शिफ्ट हो गए हैं और एक मुंब्रा नाम के इलाके में रहने चले गए हैं। इस इन्फॉर्मेशन पर जुनैद उनके घर पहुंचता है, लेकिन उनके घर जाने पर उसे ऑफकोर्स भतीजी तो नहीं मिलती है, लेकिन उसे बहुत सारी खरी खोटी सुननी पड़ती है कि कैसी है उसकी भतीजी जो शादी के इतने साल बाद एक बच्ची के होते हुए भी किसी और के साथ भाग कर चली गई। लेकिन जुनैद के लिए पानी अब सर के ऊपर से जा चुका था। वो पुलिस कंप्लेंट लिखवाने मुंब्रा पुलिस के पास जाता है, जहां उसे बताया जाता है कि ये केस नाला सोपारा पुलिस स्टेशन का है और तुम्हें वहां जाना चाहिए। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के बाद पुलिस को वो 1 साल पुराना केस याद आता है, जहां पर बॉडी का डिस्क्रिप्शन जुनैद के बताए हुए डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। जुनैद पुलिस को बताता है कि उसकी भतीजी का नाम आसमा है और आसमा के बचपन में ही उसके पेरेंट्स चल बसे थे और तब से ही जुनैद ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जुनैद ही उसकी शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो उसने उसकी शादी इमरान से जोड़ी थी। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही इमरान और उसके घर वाले आसमा को परेशान करने लगे थे। किस चीज़ के लिए? प्रॉपर्टी के लिए। उसके ससुराल वाले ये चाहते थे कि आसमा के पिता की जो प्रॉपर्टी है वो उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन ना तो आसमा इस चीज़ के लिए तैयार थी और ना ही जुनैद वो प्रॉपर्टी देने को तैयार था, क्योंकि फिलहाल वो प्रॉपर्टी जुनैद के पास थी। इसके अलावा आसमा ने जुनैद को फ़ोन पर यह भी बताया था कि उसे शक है कि उसके पति इमरान का कहीं चक्कर चल रहा है, और जब उसने इस बात के लिए इमरान से कॉन्फ्रंट किया था तो उल्टा इमरान ने ही उस पर अफेयर का आरोप लगा दिया। तो इस तरह दोनों एक दूसरे पर अफेयर का आरोप लगा रहे थे। जुनैद के बयान के बाद पुलिस ने इमरान और उसकी फैमिली को हिरासत में लिया और अपनी पूछताछ शुरू की, लेकिन वो लोग एक ही रट लगाए हुए थे। क्या? कि आसमा भाग चुकी है और हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और इसलिए वो भाग भी गई तो हमने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। पुलिस एक चीज़ तो समझ गई थी कि इन लोगों को क्रैक करना आसान नहीं होगा, इसीलिए उन्हें हार्ड एविडेंसेस की ज़रूरत थी। पुलिस के पास वो सरकटी डेड बॉडी का डीएनए सैंपल था, इसीलिए पुलिस ने इमरान और उसकी बेटी दोनों का डीएनए सैंपल मंगवाया। इमरान की बेटी का डीएनए सैंपल इमरान से भी मैच कराया गया और साथ ही उस डेड बॉडी से भी मैच कराया गया, और उसकी बेटी का डीएनए दोनों से मैच करता था। इसका मतलब ये साफ था कि डेड बॉडी वाली लड़की आसमा ही है, क्योंकि ये उन दोनों की ही बेटी थी। इस हार्ड एविडेंस के बाद इमरान और उसकी फैमिली के पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं, जहां पर पुलिस ने अपनी पूछताछ कड़ी की और इमरान ने आखिरकार अपना क्राइम एक्सेप्ट किया। लेकिन इमरान ने इस मर्डर का जो मोटिव बताया वो ना तो प्रॉपर्टी थी और ना ही अफेयर। इसका मोटिव कुछ अलग ही था और पुलिस ये चीज़ जानकर ही हैरान हो गई। इमरान ने पुलिस को ये बताया कि शादी के बाद उसकी और आसमा की एक बेटी तो हुई थी, लेकिन इमरान की बहन की कोई संतान नहीं थी, और इसीलिए इमरान और उसके घर वाले ये चाहते थे कि ये बच्ची उसकी बहन को दे दी जाए। लेकिन आसमा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, और आसमा ने इस चीज़ के लिए बहुत लड़ाई झगड़े भी किए, और इमरान और उसके परिवार वालों ने आसमा को इस चीज़ के लिए मारा पीटा भी। लेकिन आखिरकार आसमा ने ये चीज़ बोल दिया था कि अगर इसके बाद भी तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दूंगी। इसके बाद इमरान और उसके घर वालों ने मारना पीटना तो बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का एक परमानेंट सोल्यूशन सोचा, वो ये कि आसमा का ही मर्डर कर दिया जाए, और इसके लिए बकरीद का दिन तय किया गया। इमरान ने आसमा को चाकू से मार मार कर उसका मर्डर कर दिया, लेकिन अब बात थी आइडेंटिफिकेशन को छुपाने की, और इसके लिए उसके सर को धड़ से अलग करना तय किया गया। ये काम इमरान ने शुरू तो किया, लेकिन वो आधे में ही बेहोश हो गया, और इसके बाद इमरान के पिता ने ये काम पूरा किया, और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ट्रैवलिंग बैग में डालकर समुद्र में फेंक दिया गया। पुलिस ने इमरान के साथ साथ उसके सारे घर वालों को, जिसमें उसके माता पिता और उसका भाई भी शामिल था, उन सभी को हिरासत में लिया
और जुनैद को न्याय मिला। तो इस तरह से कोविड में हुआ एक क्राइम 1 साल बाद जाकर सॉल्व हो पाया। हम इसी तरह की खोज हर हफ्ते लाते रहते हैं। तो यदि आपको इस तरह की खोज में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई खोज के साथ।